हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम मॉलिक पर। यहाँ पर हम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं और इस फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। आइए यहाँ पर हम अब देख लेते हैं, अपनी क्लासेस का टाइम टेबल देख लेते हैं कि क्या है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्या है अपना 90% प्लस मार्क्स का टारगेट कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की PDF मिलेंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और आपको अगर संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आइए अब हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। सुबह 10 बजे क्लास होती है, हमारी साइंस की क्लास होती है। इसके बाद 11 बजे क्लास होती है, ये इंग्लिश की क्लास होती है। और उसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और उसके बाद हमारी 5 बजे क्लास होती है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और उसके बाद 4 बजे क्लास होती है, हिंदी की क्लास होती है। फिर हमारी 7 बजे क्लास होती है, सामाजिक अध्ययन की क्लास होती है। और फिर अगली हमारी नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होती है, 8 बजे होती है, ये हमारी गणित की होती है। और यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस सेशन चलाए जा रहे हैं। सभी क्लासेस में सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपके लिए राजन सीरीज और प्रैक्टिस सेशन जो है शुरू करे गए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्लासेस को देख सकें और अपना DLED में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें और DLED में अपना अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। चलिए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको DLED सेकंड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र की जो है आज प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ। आज हम करेंगे अपना, यहाँ पर मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ। आज मैं आपको 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ और इससे पहले हमने 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरी क्लास इस ईयर देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि 19 का पेपर कैसे आया था। ये देखिए, आपको 19 का पेपर ऐसे 2019 का है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें आपको समय 2 घंटे का समय मिलता है और 50 अंक का ये पेपर होता है। ये आपको क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ऐसे ये प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका। और ये आपको कितने 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपको 15 क्वेश्चन आपके। और इसके बाद हमारा बहुविकल्पीय के बाद हमारे क्या आते हैं, हमारे अति लघु प्रश्न आते हैं। यहाँ से ऐसे आपको 16 नंबर से जो है अति लघु प्रश्न शुरू करे जाते हैं। ये भी आपका, इसका मार्क्स भी आपको 1 नंबर दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाता है, ठीक। 15 नंबर ये हमारे होते हैं, 15 बहुविकल्पीय होते हैं, 15 अति लघु होते हैं। अब हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न ये होते हैं। 31 नंबर से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है और ये अब हमारा 2 नंबर, ये हमारा प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का प्रश्न होता है। अब हम इसी को एनालिसिस करेंगे और इसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। ये 2 घंटे का पेपर हो। देखते हैं बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो किसके द्वारा पारित किया गया था, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया था। और अब हम अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र जो है मिलकर सहयोग करती है। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था। तो किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया था, ये हमारा 21 का के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। तो वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था, ये हमारा आया था 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था। अगला 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी, ठीक है। तो किस नीति के तहत की गई थी, ये 1991 के तहत की गई थी, ठीक है। 1991 के तहत की गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था, हाँ ये हमारा लाया गया था, छनाई का सिद्धांत हमारा लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था, ठीक है। लॉर्ड मैकाले इसका प्रतिपादक था। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, नवोदय विद्यालय है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा,
उपयुक्त सभी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हास्य की समस्या का आशय है। हास्य की समस्या का आशय क्या है, कक्षा में अनिवार्य स्थिति कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, ये बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना, या गांव को छोड़कर शहर चले जाना। तो यहाँ पर क्या है, बीच में स्कूल को छोड़कर चले जाना, ये क्या होता है, हमारा हास्य की समस्या होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर है, बीईपी क्या है। बीईपी क्या है, बीईपी क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना को हम बीईपी कहते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मध्य भोजन योजना का उद्देश्य है। मध्य भोजन योजना का उद्देश्य क्या है, बच्चों को नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना या स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। तो उपयोग सभी हमारा क्या है, मध्य भोजन, मिड डे मील भोजन का उद्देश्य है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वित कार्यक्रम को कितने खंड में बांटा था। तो कितने खंडों में बांटा था, ये हमारा 23 खंडों में बांटा गया था। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दीजिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव किसने दिया था, तो इसका सुझाव दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। ये हमारी सेकंड शिक्षा नीति थी। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, NPEGL में किस कक्षा की अब वंचित लड़कियों के अध्ययन करने का क्या है, प्रावधान है। तो ये है हमारा 3 से 5, मतलब 3rd क्लास से 5 क्लास तक की बच्चियों के लिए क्या है, शिक्षा के लिए अध्ययन करने का एक केंद्र है। आगे देखते हैं, आगे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट हमारा बहुविकल्पीय प्रीवियस ईयर का है। ये है, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं। तो कौन सी संस्थाएं हमारे वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं, यूनिसेफ जो है हमारी जो वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब चलिए हम देखते हैं अपने पर हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी। तो कितनी प्रतिशत थी, ये 12% थी। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया था। तो मैकाले के विवरण पत्र में भारत के लिए पश्चात विवाद विज्ञान के द्वार क्या खुल गए थे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के माध्यम के रूप को क्या है, स्वीकृत किए जाने पर क्या है, पश्च वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए क्या सुलभ हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना लाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक विद्यालयों में सम तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है। तो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए क्या है, 1200 कैलोरी और 1600 कैलोरी की क्या है, आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया था। तो NCF का अस्तित्व पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से आशय क्या है। तो लोकतंत्र में जाति, रंग भेद, स्तर आदि के भेदभाव किए बिना ही क्या है, सभी को अपने अस्तित्व के पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना क्या है, सार्वभौमिकरण का आशय है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, बाल अधिकार की घोषणा कब और किसके द्वारा निर्धारित की गई थी। तो ये हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी और कब की गई थी, 10 दिसंबर 1950 को की गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है। तो पी मोस्ट कार्यक्रम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय अनुमुखी कार्यक्रम का आप क्या समझते हैं। तो विद्यालय अनुमुखी कार्यक्रम का अर्थ क्या है, विद्यालय की ओर
उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, ठीक है, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति क्या हो, आकर्षक हो। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है, तो इसके लिए इसका वाक्य क्या है, सभी को शिक्षा देना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यह योजना 2004 और 5 में प्रारंभ की गई थी और चालक और बालिकाओं के प्रति क्या है, दृष्टि विकसित करना, बालिकाओं का नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की गुणवत्ता युक्त शिक्षा को उपलब्ध कराना इसका क्या है, प्रयास है, ठीक है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना का। आगे चलते हैं। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसमें इसका कार्य क्या है, इसमें है अनुसंधान एवं नवाचार, ठीक है, लाना और आदर्श पाठ्यक्रम तैयार करना और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान करना तैयार, और क्या है, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवाएं जो हैं करना, इसका क्या है, कार्य है, एनसीईआरटी का कार्य। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या, 28 नंबर क्वेश्चन है, डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया था। तो डीपीईपी का प्रारंभ जो है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और विद्यालय में बच्चों के ठहराव के लिए किया गया था। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण है। तो शिक्षक के दृष्टिकोण क्या है, निर्देशों के स्थान पे अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विधित गतिविधियों के माध्यम से जानना और क्या अवसर क्या है, उपलब्ध कराने की दक्षता करना, इसका क्या है, 2005 का पाठ्यक्रम में है। आगे हम देखते हैं 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है। जो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा है उसकी कठिनाइयाँ क्या थी, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम था और शासन की कमजोरी थी, राजनीतिक थी और क्या शिक्षकों का अभाव था, ठीक है, ये हमारी क्या इनमें कठिनाइयाँ थी। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। हमारा इसमें पहला प्रश्न है 31 नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं क्या है, इसमें पहली विशेषता है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषयों का पाठ्यक्रम भी शामिल होना चाहिए। और दूसरी इसमें विशेषता है कि शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों का विकास पर बल दिए जाए, ठीक है। और थर्ड इसमें विशेषता क्या है, इसकी थर्ड विशेषता है मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक तकनीकी को सहमति करने की जरूरत है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन है, पश्चात विवाद क्या था। पश्चात विवाद क्या था, आइए देखते हैं। तो पश्चात विवाद, ठीक है, तो भारत में सन 1813 में आज्ञा पत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का क्या था, कर्तव्य हो गया था और इस कर्तव्य को पूर्ण करने हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि से सुरक्षित कर दी गई, ठीक है। परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार खर्च किया जाएगा, अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद शुरू हो गया, जिसे पश्चात विवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह विवाद 20 वर्ष तक लगातार चलता रहा, ठीक है। 1813 से लेकर 1833 तक था जो पश्चात विवाद जो चलता रहा था। और इस विषय के बारे में और इस विवाद के बारे में देखते हैं और क्या है। विवाद का विषय क्या था, विवाद का विषय था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम एवं साधन क्या होना चाहिए। इस विवाद प्रश्न को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख वर्ग बन गए थे, ठीक है। ये कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य और उसका लक्ष्य और क्या होना चाहिए, तो इसके लिए क्या था, तीन तरीके के लोग बन गए या 3 क्षेत्र बन गए। इसमें हमारा पहला क्या था, प्राच्य शिक्षावादी और पाश्चात्य शिक्षावादी और लोक भाषावादी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्या है हमारा, 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम का महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एक केंद्रीय आयोजित कार्यक्रम है, देखिए केंद्र सरकार द्वारा चलाया कार्यक्रम है,
जिसे 1986 में भारत के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने हेतु जारी किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को आवश्यक संस्थागत उपकरण और निर्देशक सामग्री उपलब्ध करा के अध्ययन में क्या था, मदद करना था। ठीक है, कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की मतलब कि जो स्कूल में जो भी उपकरण हैं, जो चीज़ें हैं, जो सामग्री है ज़रूरत, उन सबको क्या था, उसको उपलब्ध कराना था और उससे मदद करना था। स्कूल में ब्लैक बोर्ड हो गया हमारा जैसे, और चौक हो गई, डस्टर हो गया, और वहाँ पे फर्नीचर वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ही इनको लाया गया, इनकी व्यवस्था की जाती थी। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के दोष क्या थे, स्पष्ट कीजिए। तो मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया। उसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि हम अंग्रेजी शिक्षा पाकर पश्चात सभ्यता की ओर झुके और अपनी संस्कृति को क्या भूल गए। और दूसरा उसमें दोष क्या था, लॉर्ड मैकाले के विवरण में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया था। भारत में ऐसी और भी भाषाएं थीं जो विकसित और समृद्ध थी, लेकिन क्या मैकाले को सभी भाषा को क्या गवारू और घटिया मालूम होती थी। वो सभी भाषा को, हमारी भारतीय भाषा को गंवारू और घटिया समझता था। यह उसकी क्या थी, एक भूल थी। मैकाले ने इस आरोप के कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया और क्या, अंग्रेजी भी जनसाधारण की भाषा ना बन सके। ना तो अंग्रेजी अच्छी भाषा बन सकी, ना ही हमारी जो भारतीय भाषाएं थी वो उनका विकास हो सका। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आइए हम अपना 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम एसओपीटी का प्रमुख उद्देश्य और घटक बताइए। तो इसमें प्रमुख इसका उद्देश्य क्या है, देखते हैं। एसओपीटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। ठीक है, इसमें पहला उसका उद्देश्य क्या है, इसमें है एनसीईआरटी सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षता पर बल देना था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना था और अध्यापकों को, छात्र छात्राओं को केंद्रीय अधिगम अपनाने के लिए क्या, प्रोत्साहन करना था। और लास्ट क्या था हमारा, इसमें लास्ट इसका उद्देश्य था कौशल एवं क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण क्रिया को प्रोत्साहन करना था। ठीक है, अगला चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। जो बेसिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, उनका वर्णन करना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें पहला क्या उद्देश्य था, सांस्कृतिक उद्देश्य। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी ढांचे में क्या थी, ढाली गई थी। इसका एक उद्देश्य विदेशी संस्कृति को भारतीयों पर थोपना था, लेकिन बेसिक शिक्षा में भारतीय शिल्पों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बनाया गया था। ठीक है, और इसका अगला क्या था, सेकंड था हमारा इसमें, बालकों में नैतिक गुणों का विकास, उचित अनुचित का विचार, कार्य या अकार्य की भावना का विकास ऐसी शिक्षा के द्वारा भी संभव है जिसका आधार अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा पर आधारित बेसिक शिक्षा प्रणाली बालकों के पारस्परिक घृणा, सांप्रदायिक द्वेष, कलेश और कलुषित मनोवृत्ति को पनपने नहीं देती है। ठीक है, अगला इसमें थर्ड क्या है, थर्ड इसमें हमारा पॉइंट है बेसिक शिक्षा का कि आर्थिक उद्देश्य। बेसिक शिक्षा के आर्थिक उद्देश्य में क्या है कि बेसिक शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। अगर हम आर्थिक उद्देश्य में देखें तो बेसिक शिक्षा के दो उद्देश्य हैं हमारे। पहला क्या है, बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को विद्यालय में वे की आंशिक पूर्ति करके उनका जो है आत्मविश्वास बनाना है तथा बेसिक शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद जो है उनकी बेकारी की समस्या का समाधान करना है। यह शिक्षा बेकारी की समस्या का समाधान करके देश की मदद कर सकती है। ठीक है, साथ ही उत्पादन वृद्धि में भी अपना योगदान दे सकती है।
बेसिक शिक्षा में ये कहा गया था कि हमें ऐसी शिक्षा देना है बच्चों को कि वो आगे क्या है अपना कुछ वो आगे बेरोजगार ना रहे, कुछ अपना रोजगार भी ढूंढ सकें। इससे क्या होगा, देश में भी मदद होगी। और इसमें फोर्थ इसका उद्देश्य क्या था बेसिक शिक्षा का, इसे हम वर्धा योजना भी कहते हैं, इसे जाकिर हुसैन समिति भी कहा जाता है। इसका फोर्थ उद्देश्य था सर्वदा समाज की स्थापना का उद्देश्य। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वदा समाज की स्थापना था और सर्वदा समाज में स्वार्थ के साथ पर परामर्थ संघर्ष के साथ जो है शिक्षा देना था। अब देखें अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए। ठीक है, स्कूल चलो अभियान क्या था देखते हैं। जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने हेतु स्कूल चलो अभियान की क्या थी, मुहिम जो चलाई गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए थे, एक पोस्टर लगाए गए थे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति क्या है आकर्षित करने के लिए कि छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं और इसमें क्या है, और है कि विश्व में कई देशों में शिक्षावादियों के दल ने प्रदेश के कई नगरों में बालिका शिक्षा की दिशा में क्या है अध्ययन किया। ठीक है, और क्या है अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अध्ययन दल ने अपने साथ बालिका शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु क्या उपाय बताए थे, और क्या है उसमें बालिकाओं की साक्षरता बढ़ने पर बल दिया गया था। ठीक है, बच्चों की जो बालिकाएं हैं उनकी साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। और दल में मॉक्सिको, घनाना सहित कुछ अन्य विकासशील देशों ने भी क्या था शिक्षा मंत्री और अधिकारी, शिक्षाविद और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। ठीक है, आगे देखते हैं जो विश्व बैंक बालिका शिक्षा की अधिकारी कौन थी, श्रीमती कैरेलिन के नेतृत्व में आए इस दल ने बताया कि यहाँ उत्तर प्रदेश की बालिका साक्षरता दर लगभग कितनी थी उस टाइम 26% थी। ठीक है, जब भारत की बालिका साक्षरता 39.6% है। दल ने प्रदेश में बालिका साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया था और उसके लिए क्या है विशेष प्रयास का अध्ययन किया था। ठीक है, और देखते हैं इस दल ने बताया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक से स्नातक तक जो है बालिका की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए। ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षा से लेके जो आगे हाई लेवल की शिक्षा होती है वो भी क्या कर दी जाए, निःशुल्क कर दी जाए और उन्हें क्या छात्रवृत्ति भी दी जाए। इससे क्या होगा बालिकाओं का जो साक्षरता दल है उसमें बढ़ोतरी होगी। और प्रत्येक विकास खंड में क्या था बालिका विद्यालय खोले जा रहे हैं और 35 जनपदों में विकास खंड संसाधन केंद्र खोले गए जिससे शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ अधिकतम बालिकाओं को स्कूल तक लाने का कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, और शेष जनपदों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जो इसमें क्या है इसमें बालिका शिक्षा को क्या है आगे बढ़ाने के लिए उनकी साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए बल दिया गया था। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है, आगे है प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ एवं सर्वव्यापकता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारें द्वारा भी कुछ विशेष प्रयास किए गए थे। जैसे क्या था राजस्थान में घुमंती जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्या सचल विद्यालय, और बिहार में क्या था चरवाहा विद्यालय आदि खोले गए थे। ठीक है, चरवाहा विद्यालय जैसे मतलब कि अगर बच्चे जो उनकी फैमिली होती है जो बाहर जाते हैं इधर से उधर जाते रहते हैं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, तो उनके बच्चों की क्या पढ़ाई नहीं हो पाती, इसके लिए बच्चों के लिए 6 महीने के क्या है सचल विद्यालय खोले गए थे और 6 महीने की उनके लिए शिक्षा दी जाती थी। इससे क्या होता था उनके प्राइमरी शिक्षा जो है उन्हें मिल जाती थी। और आगे देखते हैं स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण अंग है। इस संशोधन योजना के केंद्र कितने हैं, इसके केंद्र 75% और राज्य में 25% क्या है व्यय करें। 1 अप्रैल 2000 को सर्व शिक्षा अभियान के नाम से नई संशोधन योजना क्या है लागू कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर हमने जाना कि स्कूल चलो अभियान के तहत हमें क्या क्या किया गया है और किस किस चीज़ों पे बल दिया गया है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में जानेंगे।
तो यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? वर्ष 1997 से 2002 में आई थी, ठीक है। में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य था कि बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना था, ठीक। पहले चरण में क्या था? प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया गया था कि कहाँ कहाँ पर बाल श्रम है, और जहाँ जहाँ पर बाल श्रम हो रहा है वहाँ पर क्या चिन्हित कर दिया गया था। फिर क्या है? उन्हें उचित कठिन परिस्थितियों से निकालकर पाठ्यक्रम क्या ब्रिज कोर्स कराने के उपरांत शिक्षा की मुख्य धारा से क्या जोड़ा गया था या शामिल किया गया था। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना को क्या है 100 जनपदों पर क्या है लागू किया गया था। अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना कब थी? 2002 से 2007 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में क्या किया था? NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ठीक है, को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रयास किए गए थे। इसमें पहला क्या था? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5.9 वर्ग के समस्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश कराया जाएगा और 9 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद क्या है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उनकी उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु सम्मिलित किया जाएगा। और इसमें सेकंड क्या था? उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वय होगा जिनके द्वारा गरीब माता पिता तथा उनके श्रमिकों बच्चों का पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड इसमें है बाल श्रम अधिनियम 1986 पर सख्ती से क्रियान्वयन होगा और कालांतर में तय किया गया कि और अधिक जनपदों में क्या है NCLP संचालित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमने बाल श्रम परियोजना देखी, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वुड का घोषणा पत्र की विशेषता बताइए। वुड के घोषणा पत्र की विशेषता क्या क्या थी? तो ये देखते हैं वुड के घोषणा पत्र की क्या विशेषता थी। इसमें इसकी पहली विशेषता थी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया था, ठीक है। और सेकंड इसमें क्या था? इस घोषणा पत्र के द्वारा प्रथम बार यह अनुमान किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है, ठीक। और शिक्षा में छनाई सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। यहाँ से हमारा क्या था? वुड के घोषणा पत्र से छनाई सिद्धांत जो था वो खत्म हो गया था और जन शिक्षा प्रयास पर बल दिया गया था। और फोर्थ इसमें क्या था? फोर्थ इसमें था इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया था। और पांचवा इस घोषणा पत्र में वुड के घोषणा पत्र में क्या था कि एक निश्चित शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया था और शिक्षा के उद्देश्य जो निर्धारित किए गए थे। और छठा इसमें इसका है कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना करके शिक्षा की सुव्यवस्था और सुसंगठित बनाने का प्रयास किया जाता। सातवां इसमें शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को क्या है छात्रवृत्ति देने की सिफारिश भी की गई थी। और आठवां है भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गई। और नवा इसमें है 9 पॉइंट हमारा है भारतीय शिक्षा संस्थान के पुनरुत्थान की ओर क्या ध्यान दिया गया था। और 10वां इसमें है अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषाओं को भी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया और पाठ्यक्रम में क्या है स्थान दिया गया था। और हमारा 11 नंबर क्या है? 11 नंबर है जो श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र को क्या कहा है? भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा है, ठीक है। और भारतीय शिक्षा में जो इससे पूर्व हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है और जो उसके उपरांत हुआ वह इसी से निकला है, ठीक है। यहाँ पर ये वुड का घोषणा पत्र ऐसा था जहाँ पर हमारी भारतीय शिक्षा के ऊपर क्या था बहुत ही बल दिया गया था और उनकी सभी समस्याओं को देखकर उनको हल करने की बात कही गई थी। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रीवियस ईयर का। ये हमारा है शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति की प्रमुख प्रस्तावना क्या थी? तो क्या थी शिक्षा बिना बोझ के? आइए देखते हैं।
बस्ते के बोझ को कम करना। इस समस्या के समाधान हेतु केंद्र सरकार ने 1992 में श्री यशपाल जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1993 में क्या थी, प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसमें बस्ते के बोझ को कम करने के स्थान पर और बढ़ाते हैं। ठीक है, अतः सरकार को इसकी समीक्षा के लिए क्या है, श्री बाई एन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया। तो इस दल ने पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए क्या था, प्राथमिक स्तर पर प्रवेश की आयु बढ़ाने और विद्यालय कार्य दिवस बढ़ाने और विद्यालय की स्थिति सुधारने और पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने पर क्या जोर दिया गया था, और साथ ही सतत और व्यापक मूल्यांकन पर क्या बल दिया गया था। यहाँ पर क्या यशपाल समिति द्वारा हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन पे क्या बल दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल कब और किस योजना द्वारा दिया गया था, तो हमारी यहाँ पर यशपाल समिति आएगी। आगे देखते हैं, हमारी दृष्टि से इसके लिए निम्नलिखित जो उपाय हैं कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इसमें क्या 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 उपाय दिए गए थे। इसमें पहला था हमारा कि आजकल ज्ञान असीमित है और किशोरों की ग्रहण क्षमता सीमित है। सब कुछ माध्यमिक शिक्षा की डोरी में ढाल देने की प्रवृत्ति को त्याग किया जाए। ठीक है, प्रवृत्ति को त्याग किया जाए। जन चेतना संबंधित प्रकरणों को औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का अंग बनाने के स्थान पर वह कार्य है जन संचार के माध्यम द्वारा किया जाए। ठीक है, उस स्थिति में माध्यमिक स्तर की वर्तमान पाठ्यचर्या को बोझ लगभग 5% कम हो जाए। यहाँ पर क्या यही कहा गया है कि जो किशोरों को जो उनका बोझ है वो 5% तक क्या कम कर दिया जाए, और माध्यमिक और उच्च दोनों में ही ये कार्य करना चाहिए। और सेकंड क्या है इसमें, सेकंड इसका है माध्यमिक स्तर पर केवल मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा अध्ययन अनिवार्य हो, कि माध्यमिक स्तर पर क्या मातृभाषा और हमारी क्षेत्र भाषा से ही जो है अध्ययन किया जाए। और हाँ, प्रतिभाशील छात्र छात्राओं हेतु अन्य 2 भाषाएं सीखने में सुविधा आवश्यक प्रदान की जाए। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए क्या है 1, 2 और अन्य भाषाएं जो हैं दी जा सकती हैं। और समय की मांग के अनुसार जो किसी भी माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या थी, इंग्लिश के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अध्ययन की सुविधा आवश्यक हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है औसत बच्चों को 2 अन्य भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य ना करने से क्या है वर्तमान पाठ्यचर्या का बोझ जो है लगभग 20% और कम हो जाएगा। उस स्थिति में इस स्तर पर अपव्यय और अपरोध को भी कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या अपव्यय और अपरोध को कम करने के लिए भी क्या है शिक्षा बिना बोझ के लाई गई थी। और इसमें जो है हमारी पहली भाषा क्या रखी गई थी, मातृभाषा, और दूसरी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या अंग्रेजी को रखा गया था यशपाल समिति में। आगे देखते हैं थर्ड इसमें पॉइंट क्या है। इसका थर्ड पॉइंट है वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा पर विज्ञान और गणित का जो पाठ्यक्रम है वह सैद्धांतिक अधिक है, जो बहुत ही अधिक है, और अनुप्रयोग आधारित कम है। ऐसी भी औसत बच्चों की आवश्यकता अनुसार विकसित करने की जरूरत है। ठीक है, तब बच्चों की उसमें रुचि होना भी क्या है स्वाभाविक है। इससे भी इस स्तर पर पाठ्यचर्या का बोझ लगभग कितना 5% कम होगा और अपव्यय और अपरोध की क्या होगी कमी होती। यशपाल समिति में जो भी ये चीज़ें लागू की गई थी कि किस किस भाषा को लाना चाहिए, तो ये इसका भी उद्देश्य यही था कि अपव्यय और अपरोध की समस्या को कम करना। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों में क्या है शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी। हाँ, और देश में जो सभी लोग जागरूक हुए शिक्षा के लिए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको यहाँ पर हमारा 2019 का प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके।
ओके, धन्यवाद।